नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपकी अपनी एकेडमी द लॉ एकेडमी में। मैं ऋषभ गुप्ता उपस्थित हूं आपके साथ आज के सेशन में। जो एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का लास्ट यानी फिफ्थ क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने के लिए। तो इसमें जो है अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हम आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि है विधि व्यवसाय के संबंध में व्यावसायिक नैतिकता शब्दावली से अभिप्राय है। तो सामाजिक मानकों के अनुरूप अधिवक्ता का आचरण, दर्शन शास्त्र, वह शाखा। आई थिंक इसमें ऑप्शन डी इज़ राइट। ठीक है, ये सभी इसमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वह संस्था जो अधिवक्ताओं के आचरण को अभिनियंत्रित हेतु आचार संहिता बनाती है वह भारतीय विधिक परिषद बनाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धाराएं 7B तथा 49(1)C संबंधित हैं। तो भारतीय विधिक परिषद की उस शक्ति से जो उससे अधिवक्ताओं के लिए आचरण संबंधी मानक तथा शिष्टाचार के नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। संसद द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 किस तिथि पर पारित किया गया? तो 19 मई 1961 को पारित किया गया था। ठीक है, अधिवक्ता अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1961 निम्न में किस तिथि से लागू हुआ था? लागू जो हुआ था वो आपका हुआ था, देखिए 19 मई 1961 से पारित हुआ था, लेकिन लागू जो हुआ था जो 16 अगस्त 1961 को लागू हुआ था, यानी ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन भारतीय विधिक परिषद का सदस्य नहीं है? तो इसमें आई थिंक आपका भारत का राष्ट्रपति ही जो है वो भारतीय विधिक परिषद का सदस्य नहीं है। तो इसमें आपका ये आपके ऑप्शन बी होना चाहिए आई थिंक इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे देख लेते हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की कौन सी धारा भारतीय विधिक परिषद एवं अन्य राज्य विधिक परिषदों को निगमित निकाय घोषित करती है? तो धारा 5 करती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत विधि व्यवसाय शब्दावली में सम्मिलित नहीं है, तो राज्य अभिकर्ता, यानी ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं है, राज्य अभिकर्ता सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की वे धाराएं जो राज्य विधिक परिषदों तथा भारतीय विधिक परिषद के गठन को समादेशित करता है? तो धारा 3 व धारा 4, ऑप्शन ए इज राइट 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। वृत्तिक कदाचार शब्दावली में सम्मिलित है, तो इसमें जो है नैतिक अधमता, भारतीय विधिक परिषद द्वारा बनाए गए आचरण संबंधी नियमों का उल्लंघन, ये दोनों ही आ जाएंगे आई थिंक इसमें। ए बी और ऑप्शन सी राइट है, ए बी दोनों। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन 11। अधिवक्ता अधिनियम 1961 लागू होता है, तो अधिवक्ता अधिनियम है तो अधिवक्ताओं पर ही लागू होगा, तो आई थिंक इसमें ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49(1)C के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय विधिक परिषद द्वारा अधिवक्ताओं के आचरण का नियंत्रण करने हेतु नियमों को अधिवक्ता के दायित्व के रूप में वर्गीकृत करके बांटा जा सकता है। न्यायालय के प्रति, मुवक्किल के प्रति, अपने प्रतिपक्षी अधिवक्ता के प्रति, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसमें सही लग रहा है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। विधि व्यवसाय एक कारोबार है? नहीं, कारोबार नहीं है, तो ऑप्शन बी इज राइट। लेकिन हाँ, इसमें एक और, CBS का मूल उद्देश्य लाभ अर्जित करने का ना होकर लोकसभा, तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की वह धारा जो अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अन्य अधिवक्ता में वर्गीकृत करती है वह है धारा 16, यानी ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत किसी राज्य के अधिवक्ताओं की नामावली तैयार करना तथा उसके रख रखाव का दायित्व निहित है राज्य विधिक परिषद में है। सॉरी, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16। यदि एक अधिवक्ता किसी राज्य की नामावली में दर्ज हो और वह अपने नाम का अंतरण किसी अन्य
राज्य के बार काउंसिल के अधिवक्ता के नामावली में दर्ज कराना चाहता हो तो इसका आशय का आवेदन पत्र भारतीय विधिक परिषद को देना होगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, देखते हैं 1951 में गठित अखिल भारतीय विधिक परिषद ने किसकी स्थापना के लिए अनुशंसा की थी? तो राज्य विधिक परिषद और भारतीय विधिक परिषद दोनों की थी, तो ये भी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार व्यवसायी संपूर्णकालिक, ये ऑप्शन डी इज राइट, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय अधिवक्ताओं का आचरण नियंत्रित करने का प्रथम आधुनिक विधायन इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 जो है उसके अंतर्गत था, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 अधिवक्ता अधिनियम 1961 को पारित करने का मुख्य उद्देश्य इसका, ये डी वाला ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे उद्देश्य इसके उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम लोग। 21 क्या कह रहा है? अधिवक्ता, फ्लीडर, वकील, सॉलिसिटर, बैरिस्टर एट लॉ, मुख्तार के मध्य विभेद को जिस अधिनियम ने द्वारा खत्म किया वह है, तो वह ए और सी दोनों है, अधिवक्ता अधिनियम 1961। और अब केवल वरिष्ठ अधिवक्ताओं व अन्य अधिवक्ताओं का वर्गीकरण, तो इसमें आई थिंक सी वाला सही होगा, ठीक है, इसको थोड़ा देख लेंगे, सी वाला इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 1951 में नियुक्त अखिल भारतीय बार विधिक कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति SR दास, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 23 हंसराज L चुलानी के वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय विधिक परिषद के उस नियम को जो कि एक अधिवक्ता को अन्य व्यवसाय में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित करता है को संविधान सम्मत माना, अनुच्छेद और उल्लंघन न करने वाला माना, ठीक है, और संविधान के विरुद्ध माना। वकालत में अपने पूर्णकालिक नियोजन है, उल्लंघन ना करने वाला, तो ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट है, ऑप्शन ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 भारत के किसी न्यायालय में वकालत करने हेतु उच्चतम न्यायालय को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को होना चाहिए, तो इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वाद वृत्तिक कदाचार से सम्मिलित है? तो PD गुप्ता बनाम रामास्वामी वाद, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय विधिक परिषद के कार्यों का उल्लेख अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा में है? तो धारा 7 में है, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। निम्न में कौन भारतीय विधिक परिषद का कार्य नहीं है? तो अपनी नामावली में अधिवक्ताओं की प्रविष्टि करना, ये राज्य विधिक परिषद का कर्तव्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 राज्य विधिक परिषद के निर्वाचित सदस्य की कार्यकाल की अवधि चुनाव परिणाम के प्रकाशन से 5 वर्ष होगी, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की कौन सी धारा विधिक सहायता समितियों के गठन का प्रावधान करती है? धारा 9 यानी 29 का सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 राज्य विधिक परिषदों तथा भारतीय विधिक परिषदों को अधिवक्ता को वृत्तिक कदाचार हेतु दंड देने की शक्ति का प्राप्त है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 और 36 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिवक्ता अधिनियम 1961 की कौन सी धारा अनुशासनात्मक समिति की शक्तियों का उल्लेख करती है? तो धारा 42 करती है, यानी ऑप्शन आपका सी इज राइट। नेक्स्ट 32 अधिवक्ता अधिनियम 1961 के किस अध्याय में अधिवक्ताओं के प्रवेश एवं नामांकन संबंधी प्रावधान अध्याय 3 में है? ये ऑप्शन ए आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24A संबंधित है, ऑप्शन बी इज राइट, अधिवक्ता के लिए निहरता संबंधी प्रावधानों से। आई थिंक इसमें ऑप्शन बी ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 अधिवक्ता अधिनियम 1961 की कौन सी धारा के अंतर्गत एक अभ्यर्थी को राज्य विधिक परिषद द्वारा जबकि सभी निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करे नामांकन प्रमाण पत्र प्रदत्त किया जाता है? धारा 22 के अंतर्गत नामांकन
प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक अवमान अधिनियम 1971 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो ये संसद द्वारा अधिनियमित 24 दिसंबर 1971 को, यानी ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट 36, न्यायिक अवमान अधिनियम 1971 की धारा 2A के अंतर्गत, ऑप्शन सी इज राइट, न्यायिक अवमान को केवल सिविल तथा डांडिक में वर्गीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 37 क्या कह रहा है भाई, न्यायिक अवमान अधिनियम 1971 की कौन सी धारा डांडिक अवमान को परिभाषित करती है? तो धारा 2C करती है, यानी ऑप्शन डी इज राइट। न्यायिक अवमान में वह कार्य या लोप सम्मिलित है जिसका प्रभाव जनता, न्यायालय के प्राधिकार अथवा साख को गिराता हो, ये सभी हैं इसमें, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट। न्यायिक अवमान अधिनियम 1971 की धारा 23 संबंधित है, तो ए और बी से संबंधित है, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक अवमान का संज्ञान लेने का परिसीमन काल जिस तिथि को अभिकथित न्यायिक अवमान कारित हुआ हो उससे 60 दिन, वो 3 माह ही होना चाहिए आई थिंक, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की किस धारा में यह प्रावधानित है कि यदि किसी न्यायिक आदेश का सारवान रूप से पालन किया गया है तो वह न्यायालय का अवमान नहीं है? तो धारा 13 में यह दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट 42, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उच्चतम न्यायालय की अवमान अधिकारिकता के संबंध में उपबंध करता है, ये अनुच्छेद 129 है, ठीक है, 1 to 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान 43 सर्वोत्कृष्ट विकल्प का चयन करिए, मतलब सबसे अच्छा विकल्प तो यही है इसमें कि एक अधिवक्ता न्यायालय का ऑफिसर होता है, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट 44, अवमान की कार्रवाई है, तो सिविल कार्रवाई, डांडिक कार्रवाई दोनों ही अवमान की कार्रवाई में आती हैं, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, न्यायिक अवमान अधिनियम 1971 की धाराएं 3 से 7 तक प्रावधान करती हैं, 3 से 7 तक सिविल अवमान के विरुद्ध प्राप्त अभिरक्षाओं का प्रावधान करती हैं, यानी ऑप्शन बी इज राइट। 46 एक न्यायालय का किसी ऐसे मामले में आदेश पारित करना जो उसकी आधिकारिकता से परे होगा, तो वह शून्य अपरिवर्तनीय एंड ऐसे आदेश की अवज्ञा की जाए तो न्यायालय का अवमान नहीं होगा, या ए और सी दोनों ही सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, एक अधिवक्ता जो व्यक्तिगत कदाचार का दोषी पाया जाता है उसको दंडित किया जा सकेगा अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। 1961 के अंतर्गत व्यक्तिगत कदाचार का दोषी पाया जाएगा उसको व्यक्तिगत कदाचार, ऑप्शन ए ही इसमें होगा आई थिंक, ठीक है, देख लेंगे, इसको कंफर्म कर लेंगे थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, वह वाद जिसमें अधिनिर्धारित किया गया कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अवमान अधिकारिकता का प्रयोग कर किसी अधिवक्ता के प्रैक्टिस करने के अधिकार को निलंबित या निरस्त नहीं किया जा सकता, वो था आपका ऑप्शन बी, इन री वी सी मिश्रा के केस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाते हैं, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस वाद में एक राज्य के मुख्यमंत्री को न्यायिक अवमान का दोषी माना गया? तो इसमें शायद ऑप्शन डी है, इसमें मोहम्मद असलम बनाम भारत संघ, इसको देखना पड़ेगा, ऑप्शन डी इसमें शायद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, एक न्यायालय का न्यायाधीश आदतन अपने कार्यालय में 2 घंटे विलंब से बिना समुचित कारण का आता है, तो न्यायाधीश है, एक पदधारक होने के नाते न्यायाधीश कृत्य उसके स्वाभिवेक के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन डी इसमें मुझे ठीक लग रहा है। नेक्स्ट 52, किसी राज्य के उच्च न्यायालय की वह शक्ति जिसके द्वारा वह अपने अधीनस्थ न्यायालय के अवमान हेतु दंड देने की शक्ति रखती है समाहित है न्यायिक अवमान अधिनियम 1971 की धारा 10 में, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग आते हैं। 53, न्यायालय का अवमान करने हेतु अवमानकर्ता को दंडित किया जा सकता है, ए और बी दोनों सही है,
ऑप्शन ए और बी सही है, मतलब डी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट 54, उच्चतम न्यायालय की अवमानकर्ता को दंडित करने की शक्ति, जबकि उसके मत में अवमान उसकी स्वयं के न्यायालय में अथवा कार्रवाई के दौरान घटित हुआ है तो समाहित है न्यायिक अवमान अधिनियम 1971 की धारा 14 में। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट 55, एक दंडिक अवमान की सुनवाई तथा निर्णय किया जाएगा न्यूनतम न्यायाधीश की पीठ द्वारा। आई थिंक इसमें ऑप्शन सी इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट 56, न्यायिक अवमान के लिए क्षमा याचना का उपबंध न्यायिक अवमान अधिनियम 1971 की धारा 12 में है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट 57, न्यायिक अवमान 1971 की कौन सी धारा अपील से संबंधित है? धारा 19 अपील से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अथवा संस्था जो जानबूझकर न्यायालय के आदेश अथवा दी गई अंडरटेकिंग की अवज्ञा करता है तो दंडिक अवमान का दोषी होगा वो। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बात में निर्धारित किया गया कि न्यायिक अवमान अधिनियम 1971 संवैधानिक है? तो सी के दफ्तरी बनाम ओपी गुप्ता, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, न्यायिक अवमान अधिनियम 1971 की कौन सी धारा प्रावधानित करती है कि न्यायिक कार्य की सम्यक आलोचना अवमान नहीं माना जाएगा? धारा 5, यानी ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, यदि कोई वाद जो न्यायालय के समक्ष लंबित हो उसके संबंध में मीडिया विचारण द्वारा निष्कर्ष निकालकर प्रकाशित किए जाए तो यह स्पष्टता न्याय प्रशासन में व्यतिकरण डालता है और निष्पक्ष विचारण को प्रभावित करते हुए कारित करता है, सिविल अपमान कारित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट 62, एक शासकीय परिसमापक जो कंपनी की समापन कार्रवाई में संलग्न रहता है होता है। आई थिंक इसमें सी होना चाहिए, केवल एक अधिवक्ता न्यायालय का अधिकारी होता है। ठीक है, इसके बाद 63, हरीश उब्बल व भारत संघ 8 के बाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि बी और सी दोनों सही हैं इसमें। ऑप्शन डी, अधिवक्ताओं हड़ताल पर जाने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही न्यायिक कार्य को रोकने का अधिकार है। न्यायालय न मात्र वकीलों की हड़ताल से आधार पर लंबित मामला की सुनवाई को स्थगित करने के लिए विधिता बाध्य नहीं होते। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट 64, अधिवक्ताओं की हड़ताल जब तक कि उनकी साख और अस्तित्व आँच दांव पर ना हो वस्तुतः, तो ये उपरोक्त सभी सही हैं, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, बार बेंच युग में बार शब्दावली घोतक है अधिवक्ताओं के वर्ग का। ठीक है, बेंच होता है जज के लिए, न्यायाधीश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, न्याय प्रशासन के अंतर्गत अधिवक्ता न्यायालय के अधिकारी को भाग निभाते हैं और अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत करते हैं, तो ऑप्शन इसका सभी सही हैं लगभग, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है 67, निम्न कारकों में कौन सौहार्दपूर्ण बार बेंच के संबंधों का उपयुक्त नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी है, जो और न्यायाधीश द्वारा सुनवाई के दौरान बार बार टोका टाकी करना, कठोर आचरण करना, ये उपयुक्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं हम लोग। बेंच के बार के प्रति निम्न दायित्व है: अधिवक्ताओं के विशेषाधिकार का आदर करना, शिष्टाचार, सहानुभूति का पालन करना। तो मुझे जो लग रहा है इसमें ऑप्शन 1 ही इसमें राइट लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट 69, सौहार्दपूर्ण बार बेंच से अभिप्राय नहीं है कि, इसमें मुझे ये इसमें भी लग रहा है अधिवक्ता सुनवाई के दौरान न्यायाधीश के प्रत्येक आचरण को अतिशय सेवा भाव से के रूप में स्वीकार करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पे देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। एक न्यायाधीश द्वारा बिना उचित कारण के अपने कार्यालय विलंब से आना, उस बात की सुनवाई करना जिसमें उसके रिश्तेदार का हित समाहित हो, अधिवक्ता के कौशल और दक्षता का परिहास करना इत्यादि अभिवृद्धि करता है। तो ऑप्शन ए इज राइट, असौहार्दपूर्ण बार बेंच संबंधों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है भाई? यह कथन कि अधिवक्ताओं को सब कुछ के बारे में कुछ कुछ जानना चाहिए और कुछ के विषयों के बारे में सब कुछ जानना चाहिए अभिप्राय है, ये इसमें सारे ही सही हैं उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 72, जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार का शुभारंभ करना, एक महिला हिंदू सदस्यता को सैदाइकी में सम्मिलित करना
अस्पृश्यता, बाल मजदूरी समाप्त करना, विभिन्न कल्याणकारी श्रमिक बनाना इत्यादि सभी घोतक हैं। विधि की भूमिका है कि जिसके द्वारा तो सामाजिक संपरिवर्तन बदलाव होता है। आई थिंक इसमें सारे ही सत्य हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट 73, सामाजिक रूपांतरण घटित तो होता है कल्याणकारी एवं समतामूलक विधियों के निर्माण से, जन सामान्य में विधिक जागरूकता के प्रसार से। उपरोक्त सभी है इसमें, ठीक है। आई थिंक इसमें सही है, डी ही सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 74, विधि की भूमिका समाज में सामाजिक अभिनियंत्रणकी की है जिससे सामाजिक परिवर्तन तथा रूपांतरण फलित हो। यह कथन संबंधित है जॉन ऑस्टिन से है आई थिंक, तो ऑप्शन ए इज राइट इसका। गुरुपद स्वामी समिति संबंधित है, तो गुरुपद स्वामी समिति जो थी वो बाल मजदूरी और इसके निवारण हेतु सुझावों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 76, सामाजिक रूपांतरण घटित होता है, तो इसमें आई थिंक ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, इसमें डी होना चाहिए उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि एक साधन है, तो विधि एक जो साधन है वो सामाजिक विवाद का साधन है। आई थिंक वह सामाजिक विवाद ही होना चाहिए इसमें 77 का बी, है ना, ठीक है, इसको बाद में कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 78 पे देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण कमीशन का कार्यालय नई दिल्ली में है, ए इज राइट। 79, संविधान के अनुच्छेद 21A में प्रदत्त प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकार के सापेक्ष माता पिता तथा संरक्षकों पर अधिरोपित मूल कर्तव्य संविधान में किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51(1) में, ठीक है, ए के। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान अपने प्रावधानों द्वारा सामाजिक परिवर्तन का पथ निर्मित करता है निम्न में से किसके माध्यम द्वारा, तो उद्देश्य का मूलभूत अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशों तत्वों द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को सामाजिक ये इसका ऑप्शन शायद ए होगा, जस्टिन PN भगवती को, लेकिन इसको कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, धारा 83 पे, ठीक है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की कौन सी धारा यह प्रावधानित करती है कि भारत के महान्यायवादी को सभी अधिवक्ताओं पर पूर्व सुनवाई का अधिकार है, तो ये धारा 23 प्रावधानित करती है, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 36 का संबंध है भारतीय विधिक परिषद के अनुशंसात्मक शक्तियों से, यानी ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, राज्य विधिक परिषद की अनुशंसात्मक समिति द्वारा एक अधिवक्ता जो व्यक्तिगत कदाचार का दोषी पाया जाता है को दंडित किया जा सकता है ABC वर्णित किसी भी सजा द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, अधिवक्ताओं के व्यक्तिगत कदाचार को नियंत्रित किया जाता है ऑप्शन ए बी द्वारा, दोनों द्वारा, ठीक है, राज्य विधिक परिषद और भारतीय विधिक परिषद दोनों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन एक अधिवक्ता का न्यायालय के प्रति कर्तव्य नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन इज राइट, न्यायाधीश को बात के अनुकूल निर्णय मनोविद की सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, इसमें अधिवक्ताओं के आचरण संबंधी नियम जो कि उनके न्यायालय मुवक्किल तथा समाज के प्रति कर्तव्यों में संबंधित हैं, भाग 6 अध्याय 3 के BCI नियमों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय विधिक परिषद द्वारा निर्मित नियम 11 से 33 जो कि अधिवक्ताओं के आचरण को अभिनियंत्रित करने हेतु अध्याय 6 में वर्णित हैं, संबंधित है अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति कर्तव्य से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन अधिवक्ता के व्यक्तिगत कदाचार पर आधारित वाद नहीं है, तो आई थिंक इसमें सी ऑप्शन इनरी VC मिश्रा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, एक अधिवक्ता अपने मुवक्किल से अनुबंध करता है कि वाद जीतने पर मुवक्किल को उसके निर्धारित फीस की 10% अतिरिक्त धनराशि देनी होगी, यह कारित अनुबंध ए और बी दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, एक अधिवक्ता अपनी बकाया फीस प्राप्त करने के लिए मुवक्किल की फाइल पर
अपना सामान्य धारणाधिकार प्रयोग नहीं कर सकता, यह मत प्रतिपादित किया गया था आर डी सक्सेना बनाम बलराम प्रसाद शर्मा बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 94, निर्धन, वंचित और अशिक्षित श्रमिकों के लिए वाद लड़ना, पैरवी करना, ताजमहल और गंगा प्रदूषण कानपुर शहर में जाजमऊ टैनियों द्वारा लोकहितवाद द्वारा किया जाना उठाता इंगित करता है अधिवक्ताओं के योगदान, सामाजिक दायित्व का व्यक्तिवादों पर वरीयता दोनों देने को। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, अधिवक्ताओं का सामाजिक दायित्व प्रदर्शित होता है, तो ऑप्शन ए बी सी इसमें सारे ही सही हैं, ऑप्शन डी इज राइट, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट 96, एक अधिवक्ता जो न्यायालय के परिसर में बाहर चिल्ला कर कहता है कि न्याय नहीं किया जाता अपितु न्याय क्रय किया जाता है, धन द्वारा, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह एवं भ्रष्ट रीतियों द्वारा और दोष गुण किसी न्यायालय विशेष का न्याय प्रशासन व्यवस्था का आधार नहीं है, दोषी होगा, यह सिविल अभिमान का दोषी होगा। एक अधिवक्ता मुवक्किल के सृजित वैश्विक संबंध से तात्पर्य ऐसे संबंध से है जो ए बी सी तीनों ही सही है इसमें, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिवक्ता का यह सामाजिक और विधिक दायित्व है कि वह अपने वकील का स्वतंत्रतापूर्वक तथा संपूर्ण क्षमता से निर्भरतापूर्वक लड़े, अपने प्रतिपक्षी अधिवक्ता के प्रति दुर्विसंधि न करे, तो ये भी दोनों ही सही हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को आंशिक भागता संवैधानिक करार दिए जाना, धारा 497 लिंग भेद के आधार ये इसको थोड़ा देख लेंगे इन क्वेश्चंस को, तो जो भी क्वेश्चन रहेंगे इनको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कंफर्म करके इसको डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अभी सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब सिलेबस जो है हमारा LLB थर्ड सेमेस्टर का उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, धन्यवाद।